Hello students, good morning. Today we will discuss about chapter 4 of geography. The name of the chapter is agriculture. So in this chapter we will discuss about the agriculture. So now let's start our chapter. First of all we will read these lines and after that we will discuss about it. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं. गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. कि गुरप्रीत, माधव और टीना एक गांव से गुजर रहे थे. वहां उन लोगों ने एक फार्मर को खेत के अंदर जुताई करते हुए देखा, टीलिंग लैंड करते हुए उनको देखा. फार्मर ने लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है, मतलब वो व्हीट बोने जा रहा है और मिट्टी को और अधिक फर्टाइल बनाने के लिए अभी उसके अंदर वो मैनोर डालेगा. उसने बच्चों से कहा कि गेहूं जो होता है मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा. मंडी वो जगह होती है जहाँ पर अनाज की सेल की जाती है, जहाँ से उसे आटे में फिर चेंज कर कर फैक्ट्री में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा. तो इस तरह से एक फार्मर जो होता है वो गुरप्रीत, माधव और टीना को wheat के बारे में बता रहा है. The transformation from a plant to a finished product involve three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्लांट की, जब प्लांट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो तीन तरह की होती है प्रोडक्ट की. उसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटी होती है, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, उसके बाद टेरिटरी एक्टिविटी होती है. अब हम इनको एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है. प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो सभी क्रियाएं होती है जिनका संबंध प्रोडक्शन से होता है. नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं प्राइमरी एक्टिविटी के. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है वो इन प्रोडक्शन के कंसर्न से रिलेटेड होती है. Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of clothes are example of this activity. मतलब सेकेंडरी जो एक्टिविटी होती है उसके एग्जाम्पल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स. तो ये सब इसके सेकेंडरी के एग्जाम्पल होते हैं. अब आती है टेरिटरी एक्टिविटीज. ये जो एक्टिविटी होती है ये इन दोनों को कंडक्ट करती है, इन दोनों को सपोर्ट करती है, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को. टेरिटरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, insurance and advertising are example of the tertiary activities. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. अब एग्रीकल्चर जो होता है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी होता है. इसके जैसे कि आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो आंसर इज एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज. इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स उगाना, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स, मतलब पशुपालन आदि जो होते हैं ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. वर्ल्ड के अंदर 50% लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, वो एग्रीकल्चर में अंगेज होते हैं.
इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो होती है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर जो होता है वो किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो रॉ मटेरियल हमें नहीं मिलेगा। अगर बिना रॉ मटेरियल के हम लोग फैक्ट्रियों के अंदर जो सामान बनता है उसको हम नहीं बना पाते। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी होता है और रॉ मटेरियल के लिए जो एग्रीकल्चर होता है वो ज़रूरी होता है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। The land on which the crops are grown is known as arable land. In the map, you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exists. कि जो फेवरेबल टोपोग्राफी होती है, जो अनुकूल जो चीज़ें होती है, सोयल और क्लाइमेट जो होता है वो ज़रूरी होता है, जिसमें कि जो एग्रीकल्चर होता है वो किया जाता है, फसल उगाई जाती है। और जो एग्रीकल्चर होता है वो एक उसके लिए एक जो टेम्परेचर जो क्लाइमेट जो ज़रूरी होता है वो होना चाहिए ताकि जो फसल होती है वो अच्छे से पैदा की जा सके। आप जब यहाँ पर मैप को देखेंगे तो उसमें आप जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती है वर्ल्ड के अलग अलग प्रदेशों में जहाँ फसल उगाने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, सूटेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर जो वर्ल्ड मैप होता है एक बार उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। ये देखिए ये वर्ल्ड मैप होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबियन लैंड इसके अंदर दिखाई गई है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड के मैप के अंदर आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे और यहाँ पर जो कंट्रीज होती है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम इंडिया को देख सकते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर। यूरोप के अंदर अरेबियन लैंड जो होती है एग्रीकल्चर की वो देख सकते हैं। फिर हम नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड मैप होता है ये एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस होती है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज कॉल्ड फार्मिंग। इसको एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है ये अलग अलग वर्ड से बना है। एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सीरीकल्चर क्या होता है? कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जिसके अंदर रेशम के जो वॉर्म्स होते हैं उनको पाला जाता है, उसको सीरीकल्चर बोला जाता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ये जो फार्मर की आय होती है उसको पूरा करता है। नेक्स्ट होता है पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड। इसमें क्या होता है कि जो फिश होती है उनको पाला जाता है तालाबों में और पॉन्ड्स, टैंक्स के अंदर। विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की जो खेती होती है उसको विटिकल्चर बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, व्यापार के लिए जो वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो उगाए जाते हैं उनको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्म सिस्टम। Agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machineries. तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो होती है उसका जो सिस्टम होता है उसको देखा जा सकता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो इनपुट्स होते हैं वो सीड्स होती हैं, बीज जिसको बोला जाता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं जिन जो दवाइयाँ वगैरह होती है, मशीनरीज होती है। तो ये चीज़ें जो होती है ये कृषि के लिए ज़रूरी होती है। ये देखिए यू कैन लुक इन दिस पिक्चर्स द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म, फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स।
यहाँ पर दो तरह की आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होती है। एक में आप मशीनरीज को देख रहे होते हैं, दूसरे में आप फिजिकल इनपुट्स को आप देख रहे हैं। ये देखिए प्रोसेस होता है, उसके अंदर एक इनपुट्स और आउटपुट्स जो होती है, दो चीज़ें होती है। इनपुट के अंदर आपकी मशीनरी होती है, सीड्स होती है और केमिकल्स वगैरह होते हैं। और जब ये चीज़ें इन्वॉल्व होकर किसी चीज़ के अंदर यूज की जाती है तो जो आउटपुट निकलता है वो होता है क्रॉप्स। फिर क्रॉप्स के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिजिकल इनपुट के अंदर आपकी ह्यूमन इनपुट्स जो होते हैं वो आते हैं, और फिर फिजिकल इनपुट्स होते हैं जैसे कि रेनफॉल हो गया, सनशाइन हो गया, टेम्परेचर हो गया, सोयल स्लोप्स। तो ये सब आपके फिजिकल और फिजिकल इनपुट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज लेबर सम ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the systems include crops, wool, dairy and poultry products. कि इसके अंदर जो इनपुट्स के अंदर होता है वो सम ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं प्लोइंग के, सोइंग के, इरिगेशन सिंचाई करना, निराई कटाई, ये कुछ एक्टिविटीज जो होती है ये इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और जो आउटपुट्स होता है इस सिस्टम का वो होती है क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपकी आउटपुट के अंदर आती है। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग की जो टाइप्स होती है वो क्या क्या होती है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इज वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू two main types. These are subsistence farming and commercial farming. फार्मिंग जो होती है उसको दो तरह की होती है, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। एक अपने लिए जो पैदावार की जाती है, फसल बोई जाती है खाने के लिए, और दूसरी होती है व्यापार के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो फार्मिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। The subsistence farming is this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. जो subsistence farming होती है ये एक जो फार्मर्स होता है उसको अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती है। इसके अंदर जो चीज़ें यूज की जाती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे कि जो लेबर हो गई, जो मशीनें हो गई, वो एक छोटे स्तर पर उनको यूज किया जाता है। आगे फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, एक होती है प्रीमिटिव सबसिस्टेंस, दूसरी होती है intensive subsistence. In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annual on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive substances agriculture is prevalent in the thickly populated area of monsoons regions of South, Southeast and East Asia. जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है वो किसान एक स्मॉल लैंड के ऊपर ऑर्डिनरी जो औजार होते हैं और जो वहाँ पर जो मेहनत होती है उससे वो खेती करता है। अधिक सनशाइन वाले दिनों से जो जलवायु या फिर जो मिट्टी वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती। राइस जो होती है मेन क्रॉप्स होती है इस तरह की जो फसल होती है उसके अंदर। उसके बाद अन्य जो क्रॉप्स होती है गेहूँ, मक्का, पल्सेस और ऑयल सीड्स वगैरह इसके अंदर शामिल होते हैं। इंटेंसिव जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर जो एरियाज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, रीजन्स जो होते हैं वो होते हैं
साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो खेती की जाती है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। Shifting cultivation is practiced in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast Asia. These are the area of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, and cassava are grown. After the soil loses its fertile, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि अमेजोन बेसिन के जो फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं उनके अंदर होती है, और ट्रॉपिकल अफ्रीकाज, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, इंडिया के अंदर इस तरह की खेती की जाती है। ये जो होती है हैवी रेनफॉल जहाँ पर होती है उन एरियाज के अंदर इस तरह की खेती की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि पेड़ों को काटकर और जलाकर जो लैंड होती है उसको क्लियर किया जाता है, फिर उसकी जो ऐश होती है, उसकी जो राख होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि मिट्टी जो होती है वो फर्टाइल हो जाए। तो इस तरह से जो खेती की जाती है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। उसके बाद एक बार फसल काटने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर वही प्रोसेस जो होता है वो दूसरी जगह पर किया जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। इस तरह की कल्टीवेशन के अंदर जो क्रॉप्स उगाई जाती है जैसे मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा, ये सब उगाए जाते हैं। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न, इस दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट होता है नोमैडिक हार्डिंग। नोमैडिक हार्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर नोमैडिक हार्डिंग की जाती है। कि जो नोमैडिक हार्डिंग होती है कि जो चलवासी हार्डिंग होती है कि वो लोग घूमते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते, अपने पशुओं को लेकर, अपने जानवरों को लेकर। तो इस तरह की जो हार्डिंग की जाती है वो राजस्थान में जम्मू और कश्मीर आदि जो एरियाज होते हैं उनके अंदर की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. तो इस तरह की जो खेती की जाती है वो फार्मर्स जो होते हैं अपने एनिमल्स के लिए वो करते हैं कि एक जगह से वो दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं अपने एनिमल्स को लेकर, उनके चारे और पानी के लिए वो इस तरह की खेती करते हैं। इस तरह की जो खेती होती है वो लोग पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, और इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है ये जो बैरियर्स होते हैं, जो टेरिटरीज होती है उनके कारण होती है। कि अगर किसी जगह की जो खेती होती है अगर वो फसल उगाने के लायक नहीं है तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह पर वो लोग चले जाते हैं। तो इनके अंदर जो मेन हार्डर्स होते हैं, वो जो मेन एनिमल्स होते हैं वो होते हैं सीप, कैमल, योक और गोट आर कॉमनली रेयर्ड। इस तरह के जो बकरियां होती हैं वो पाली जाती है, इस तरह के पशु जो होते हैं वो पाले जाते हैं। और ये जो हार्डर्स होते हैं ये अपने परिवार के लिए या दूसरों के परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य जो प्रोडक्ट होते हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट होता है कमर्शियल फार्मिंग। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो
व्यापार के लिए यूज की जाती है, पैसा कमाने के लिए यूज की जाती है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। द एरिया कल्टिवेट एंड द amount of capital use is large. Most of the work is done by machine. Commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है ज़्यादातर मशीनों से की जाती है। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जो इंक्लूड होता है वो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल फार्मिंग के लिए जो गेहूँ उगाया जाता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। वीट और जो मेज होती है ये कॉमन कमर्शियल ग्रो ग्रेन्स होती है। मेजर एरियाज where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. इस तरह की जो फसल होती है वो अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट्स के अंदर की जाती है। यहाँ पर सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्म होते हैं जहाँ पर बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती है वो होती है, आबादी जो होती है। बहुत ज़्यादा ठंड होने पर यहाँ पर केवल एक ही फसल उगाई जाती है। इन ए मिक्स फार्मिंग नेक्स्ट होता है मिक्स फार्मिंग। द मिक्स फार्मिंग लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। मिक्स फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि मिक्स फार्मिंग जो होती है फूड और फूडर क्रॉप्स, रियर लाइव स्टॉक्स इन सब के लिए किया जाता है।